नमस्कार, मैं एडवोकेट विकास यादव एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका न्यू वीडियो में। तो जैसा कि आप सबको पता है, अभी मोस्टली सभी बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए होंगे जो एलएलबी फाइनल ईयर में होंगे। तो जून लास्ट चल रहा है लगभग, तो लगभग सबके एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। अगर किसी के नहीं ख़त्म हुए तो जून एंड तक और हो जाएंगे। जुलाई फर्स्ट वीक तक मोस्टली सबके एग्ज़ाम ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके बाद फिर आपका रिजल्ट आ जाएगा लगभग एक महीने में, यानी जुलाई के एंड या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ का इंडिया में आ जाता है एलएलबी का। ठीक है। उसके बाद फिर आपके जो एनरोलमेंट प्रोसीजर हैं, जो आपके रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल है, वहाँ पे शुरू हो जाएंगे। क्योंकि इसके अंदर आपकी एलएलबी की मार्कशीट लगेगी एंड एलएलबी का प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगेगा। क्योंकि डिग्री तो आने में टाइम लगता है, कई यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री आपकी दो दो डेढ़ डेढ़ साल के बाद ही आती है। तो डिग्री आने में टाइम लगेगा, लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप अपलोड कर सकते हो। जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उसी के एक दो दिन बाद आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है, वो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ेगी एंड क्या एक प्रोसीजर रहेगा एनरोलमेंट कराने के लिए, अगर आपको इंडिया के किसी भी स्टेट बार काउंसिल में आपको एनरोलमेंट कराना है। क्योंकि बिना उस एनरोलमेंट के आप AIB-19 का फॉर्म नहीं भर सकते। क्योंकि AIB-19 का फॉर्म फिल करते टाइम आपको, जब आप रजिस्ट्रेशन कराओगे, तो वहाँ पे आपको अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना पड़ेगा, जो आपको केवल और केवल एनरोलमेंट फीस सबमिट करने के बाद अपने रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल में, उसके बाद ही आपको एक यूनिक जो आपका नंबर होगा वो आपको दिया जाएगा। तो वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, थोड़ा सा ध्यान से समझना जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं। ठीक है। क्योंकि जो बच्चे AIB-18 में फेल हो गए हों या फिर उससे पहले भी वो किसी एग्जाम में अपीयर हुए हैं, तो वो दे रहे हैं, तो उनके पास तो एनरोलमेंट नंबर है, उन्हें कोई सी भी मतलब ये प्रोसीजर को अपनाने की जरूरत नहीं है, उनका एनरोलमेंट हो चुका है। उन्हें बस सीधा फॉर्म भरना है। ठीक है। जो अपना एनरोलमेंट नंबर उनका पुराने वाला उसी के थ्रू। जो नए बच्चे हैं अभी, जो फ्रेशली जो अभी निकले LLB पास आउट हुए हैं, उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है। तो अगर हम पहले स्टेप की बात करें तो सिंपल से इसके अंदर 7 स्टेप हैं, उसको आप ध्यान से देखते जाइए, हर एक चीज़ को आप अच्छे से फुलफिल करिए, आपका आसानी से सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। सबसे पहले देखिए, आपको मैं रिकमेंड करूंगा, आप सबसे पहले अपनी एक अच्छी सी पासपोर्ट साइज फ़ोटो बनवा लीजिए। क्योंकि ये फ़ोटो लगभग आपका हर एक जगह काम आने वाली है, आपका आई कार्ड बनेगा हर जगह। और मोस्टली यही फ़ोटो आप बच्चे, जब आपका AIB का फॉर्म भरोगे तो वहाँ पे आप सबमिट करते हो ऑनलाइन, आप उसका एडमिट कार्ड आएगा, उसके अंदर भी वही फ़ोटो। तो ये थोड़ी एक अच्छी फ़ोटो होगी आपकी, लगभग आप कह सकते हो कि LLB पास के बाद आपकी एक फ्रेश फ़ोटो आप करवा लो, बढ़िया सा ब्लैक कोट में होनी चाहिए और आपका वाइट शर्ट होनी चाहिए और एक विद टाई के साथ, और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है। तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखना है। 5 फ़ोटो तो देखो आपको चाहिए चाहिए, कई जगह आपको इससे ज़्यादा भी चाहिए हो सकते हैं, लेकिन अगर मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सारा दिल्ली बार काउंसिल जो है आपका, स्टेट बार काउंसिल, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो मिनिमम 5 फ़ोटोज़ तो आपको चाहिए चाहिए। लेकिन अगर आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा फ़ोटो रखोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा। क्योंकि ये कई बार एक्स्ट्रा फ़ोटो मांगते रहते हैं, कभी आपको किसी और एग्जाम में जरूरत पड़ जाएगी, तो आप लगभग 10 से 15 ऐसी फ़ोटो निकाल के रखो, आपको वास्तव में बहुत काम आने वाली हैं ये फ़ोटोज़। ठीक है। उसके बाद अपना आपको जो एनरोलमेंट फॉर्म होता है ये आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, जो आपके रिस्पेक्टिव स्टेट बार काउंसिल है उसके ऑफिस से, या फिर अगर कोई आपका बहुत बड़ा स्टेट है तो उसके अंदर आपके जो इसके सब्सिडायरी ऑफिस भी होते हैं, इनको ब्रांच ऑफिस भी बोलते हैं। तो आप इनके ब्रांच ऑफिस से भी लेके आप वहाँ पे जाके अपना फॉर्म परचेज कर सकते हो। अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ये 1000 रुपये का ये फॉर्म मिलता है। अगर इस अभी तक की बात करें, अभी इस साल अगर फीस बढ़ा दें तो पता नहीं, लेकिन अभी तक 1000 रुपये का फॉर्म मिलता था। तो आपको इतना पे करना पड़ेगा, पूरा एक अच्छा सा आपको पूरा, काफ़ी पेजेस होते हैं, 15-20 पेज होते हैं, उसका पूरा एक आपको बुकलेट टाइप में मिलेगा, उसको आपको फिल करना होता है। उसके बाद इसको आपको ध्यान से भरना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप गलती मत करना, वरना बार बार फ्लूड लगाओगे हर जगह तो अच्छा नहीं लगता। छोटी मोटी जगह फ्लूड काम कर जाएगा, लेकिन हर जगह फ्लूड फिर आपको वो बोलेंगे कि आप नया परचेज करो फॉर्म फिर से। तो जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है कि भाई उस कॉलम में क्या फिल करना, आप उसको फिलहाल के लिए छोड़ दो। ठीक है। और उस कॉलम को आप दोबारा जब आप ऑफिस जाओगे तो आप वहाँ पे किसी स्टाफ से पूछ के भी कर सकते हो, या फिर सबसे बढ़िया ये रहेगा, आप 2-3 दोस्त मिलके आप फॉर्म भरो, और या फिर जो भी आपके कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं, अगर उन्होंने पहले से फॉर्म फिल कर दिया, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो। या फिर अगर आपका कोई दोस्त भी नहीं है आसपास, तो आप सीधा वहाँ पे जाइए ऑफिस में, और जो काउंटर में जो लाइन लगी रहती है बच्चों की फॉर्म सबमिट करने की, वहाँ पे किसी भी बच्चे के पास जाके खड़े हो जाइए और पूछ लीजिए कि भैया मुझे थोड़ा बता दीजिए कि मेरा ये फॉर्म में ये वाला कॉलम में क्या लिखा जाएगा, या फिर मैंने ये चीज़ सही लिखी है नहीं लिखी, किस चीज़ में आपको डाउट है, कौन कौन से फॉर्म अटैच करने हैं। मान लो किसी का आपको ओरिजिनल लगाना था, क्योंकि कुछ फॉर्म का आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगाने पड़ते हैं और कुछ में आपका फोटो कॉपी लगेगी। तो आपको ये पता कर लेना है कि कहीं आपने ओरिजिनल की जगह फोटो कॉपी वाला दे दिया हो। ठीक है। फोटो कॉपी लगानी थी, वहाँ आपने ओरिजिनल दे दिया हो।
ये सब क्रॉस वेरीफाई उन बच्चों से आप कर सकते हो जो वहाँ पे लाइन लगा के खड़े होंगे, क्योंकि वो लगभग अब फाइनल स्टेज पे है अपना फॉर्म सबमिट करने के। अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कुछ डॉक्यूमेंट है और अगली स्लाइड में भी 3-4 डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं। तो ये डॉक्यूमेंट तो देखो, अगर दिल्ली बार काउंसिल की बात करें तो इतना तो चाहिए होता है। अगर आपका कोई और किसी स्टेट बार काउंसिल में तो इक्का दुक्का शायद ज़्यादा चाहिए होगा या कम चाहिए होगा, लेकिन मोटा मोटा ये तो चाहिए ही चाहिए आपको हर स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट के लिए। सबसे पहले कह रहा है कि एलएलबी डिग्री होनी चाहिए। अगर डिग्री मोस्टली जैसे पता है, मैंने आपको बताया कि 1-1.5 साल से 2 साल से पहले डिग्री नहीं आती काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन प्रोविजनल सर्टिफिकेट आता है, तो ये आपको ओरिजिनल लगाना पड़ेगा। जो आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल अटैच करना पड़ेगा आपको। डिग्री अगर मान लो, क्योंकि ऐसा होता है ना, कुछ बच्चे काफ़ी टाइम बाद भी एनरोलमेंट कराते हैं, 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो उनकी डिग्री आ जाती है, तो वो डिग्री की फोटोस्टेट लगा सकते हैं। ठीक है। एलएलबी की मार्कशीट लगेगी आपकी, तो ये आपके हर सेमेस्टर की, हर ईयर का जैसे आपके एग्जाम होते आ रहे हैं वैसे आप उनको लगाना पड़ेगा। अगर आपने 3 ईयर एलएलबी किया है तो आपको ग्रेजुएशन डिग्री का फोटोस्टेट लगाना पड़ेगा। अगर डिग्री नहीं है तो आपके पास उसका फिर आपको जो प्रोविजनल है फ्रेश, वो वाला लगाना पड़ेगा। ठीक है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट आपको अटैच करनी पड़ेगी। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, मान लो एलएलएम किया है या मास्टर ऑफ आर्ट्स किया है, एमए किया है या एमएससी वगैरह कुछ भी आपकी अगर हायर डिग्री है आपकी, तो आपको उसको भी अटैच करना पड़ेगा, वो डिग्री को भी और मार्कशीट को या प्रोविजनल है जो भी, वो भी अटैच करना पड़ेगा अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो। उसके बाद 12th की मार्कशीट आपको चाहिएगी, जो भी आपका 12th का है, सर्टिफिकेट वगैरह सब कुछ, सीबीएसई जो भी आपका स्टेट बोर्ड है वो। 10th की मार्कशीट, ये ध्यान रखना, अगर 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपको अलग से एक सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको लगाना पड़ेगा। वैसे मोस्टली अगर बात करें तो सभी बोर्ड्स में 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ होता है, लेकिन एक बार आप चेक कर लेना। ठीक है। फिर आपको अगर जैसे दिल्ली बार काउंसिल की बात करें तो इसके अंदर आपको एक प्रूफ ऑफ रेजिडेंस देना होता है कि आप विद इन ए टेरिटरी ऑफ एनसीआर रह रहे हो। जैसे एनसीआर की टेरिटरी बता दें तो विद इन 150 किलोमीटर अगर आप रेडियस में रहते हो दिल्ली के, तो वो आपके सारे एनसीआर रीजन में आता है। तो अगर आप एनसीआर रीजन में अगर आपका आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, कुछ भी है आपका, तो आप खाली वो लगा सकते हो, उससे आपका काम हो जाएगा। लेकिन जो बच्चे बाहर के हैं, 150 किलोमीटर के बाहर के, और अगर उन्हें दिल्ली में एनरोलमेंट कराना है तो वो ये वाला तरीका सबसे बढ़िया अपनाते हैं। रेंट एग्रीमेंट वो अटैच करते हैं। तो रेंट एग्रीमेंट अगर आपने अटैच किया है, आप दिल्ली से बाहर के बच्चे हो, 150 किलोमीटर की रेंज में नहीं आते हो, तो रेंट एग्रीमेंट अटैच करोगे तो एक चीज़ ध्यान रखना है, रेंट एग्रीमेंट को अटैच करते टाइम आपका जो लैंडलॉर्ड है, जो आपके मकान मालिक है, आपका लैंडलॉर्ड या फिर लैंडलेडी है, उसका आपको रेजिडेंशियल आईडी प्रूफ लगाना पड़ेगा, और वो भी अटैच करवा के होना चाहिए उनके साइन के द्वारा, तभी वो मान्य होगा, वरना वो मान्य नहीं होगा। मोबाइल बिल, बैंक स्टेटमेंट उनकी लैंडलॉर्ड की नहीं एक्सेप्टेबल है अगर आप रेंट एग्रीमेंट लगाते हो तो। ठीक है। उसके बाद अटेंडेंस सर्टिफिकेट आपको अपना कॉलेज से ये कलेक्ट करना पड़ेगा। जो भी आपका कॉलेज है वहाँ पे आप एप्लीकेशन लगा के कि भैया मैं आप जो भी जैसे डीयू में बता दूं आपको, तो एक एप्लीकेशन लगानी पड़ती है कि मैं आपका स्टूडेंट हूँ, ये मेरा रोल नंबर है, पूरा आपको अपनी डिटेल्स भरनी होती है कि एप्लीकेशन लगा के। फिर आपको लगभग 4-5 दिन में वो आपको अपना प्रिंसिपल से, डीन से साइन करा के, जो भी आपके स्टैम्प वगैरह हैं वो वगैरह लगा के, एक आपको A4 साइज का ही पेपर होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता, बस यही बताना होता है कि आपकी अटेंडेंस 7% से ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि वो आपको चाहिए इस एनरोलमेंट के लिए। तो ये आपका ओरिजिनली लगेगा सर्टिफिकेट, इसका आपका फोटोकॉपी नहीं लगेगा, तो ये एक ओरिजिनल लगेगा। एंड आपका ये एक आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट एलएलबी का, ये एक ओरिजिनल लगेगा। 2 सर्टिफिकेट ये ओरिजिनल लगेंगे, और आपका रेंट एग्रीमेंट है ये भी आपको ओरिजिनल लगेगा। ठीक है। उसके बाद अगर हम जो बचे हुए हैं आपके, अगर आपने 10th क्लास के बाद या फिर अभी तक जब भी आपने एलएलबी पास करी है, इसके बीच में किसी भी आपका ईयर गैप है, मान लो किसी साल आपने कुछ भी नहीं किया, ईयर गैप है, तो आपको एफिडेविट बनाना पड़ेगा। ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग आपको जो आप इंटेंडेड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस है, ये दोनों एक में ही आप एफिडेविट बना सकते हैं। ठीक है। कोई इसके अंदर अलग अलग की रिक्वायरमेंट नहीं, ये भी आपका ओरिजिनल लगेगा, ध्यान रखना, ये भी आपका ओरिजिनल अटैच होगा। कास्ट सर्टिफिकेट है, ये आपका जो भी ओबीसी एससी एसटी है, ये आप अपना फोटोकॉपी लगा सकते हो। अगर इससे पहले आप किसी और प्रोफेशन में इन्वॉल्व थे, किसी ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व थे, तो आपको उसके बारे में बताना पड़ेगा, और आपने आपने वो जॉब छोड़ दी है, सेसेशन के बारे में भी बताना पड़ेगा। तो ये भी डॉक्यूमेंट आपको अटैच करना पड़ेगा अगर आप इससे पहले किसी आप प्रोफेशन में इन्वॉल्व थे। स्टेप 5 की बात करें तो अभी तक आपने लगभग अपना सारा फॉर्म वगैरह भर दिया, जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे वो आपने रख लिए, ओरिजिनल वगैरह, फोटोकॉपी वगैरह, उन सबको आपको अटैच करना है। इसके अंदर आप देखोगे तो वहाँ पे आपको थ्रेड दिया जाता है, उसके अंदर आपको इसको अच्छे से टाई करके अपने फॉर्म के साथ लगा देना होता है। अब आपका जो मेन काम है वो ध्यान रखना, जब भी आप ये एक ही दिन में आप ये काम करने की कोशिश करना, क्योंकि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, एफिडेविट बनवाने के लिए कोर्ट जाना पड़ेगा आपको।
जो आपका गैप सर्टिफिकेट है या फिर इंटेंडेड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस है, या फिर अगर आप रेंट एग्रीमेंट लगा रहे हो उसके लिए एक दिन तो कोर्ट आपको जाना पड़ेगा। अगर आप ये सब भी नहीं कर रहे हो तो आपको जब भी जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो एनरोलमेंट फॉर्म होता है उसके अंदर दो बॉक्सेस दिखेंगे आपको ऐसे ऐसे करके, तो उसके अंदर लिखा रहता है करेक्टर ऑफ द गुड मोरल करेक्टर, सर्टिफिकेट ऑफ द गुड मोरल करेक्टर। इसके अंदर रिक्वायरमेंट होती है कि आपको स्टैंप और साइन चाहिए होते हैं एडवोकेट के, जिसका 10 साल से ज़्यादा का प्रैक्टिस आपका है एक्सपीरियंस, और वो केवल दिल्ली बार काउंसिल के थ्रू ही वो एनरोल होना चाहिए। अगर आप दिल्ली बार काउंसिल की बात करें, बाकी और किसी स्टेट का होगा तो वहाँ पे उस स्टेट के अकॉर्डिंग चलेगा। तो अगर मैं डीबीसी की फॉर्म की बात बताऊं तो इसके अंदर यही होता है कि आपको उनका स्टैम्प साइन वगैरह चाहिए होता है। वो पूरा अपना एनरोलमेंट नंबर लिखते हैं और वो फिर साइन वगैरह करके स्टैम्प वगैरह करके दे देते हैं आपको। और जो आपका फॉर्म का जो फ्रंट पेज होता है वहाँ पे एक फोटो लगती है, वहाँ पे भी वो उसको अटेस्ट करता है, उनमें से कोई भी एक एडवोकेट, वो भी आप अटेस्ट करवाना, ध्यान रखना। कई बच्चे उस चीज़ को मिस कर देते हैं, ठीक है। तो जो फॉर्म की शुरुआत में जो पिक होगी वहाँ पे लिखा ही होगा कि इस पिक को भी आपको डली अटेस्ट करवाना है, जो भी आपके जो 10 ईयर प्लस वाले एक्सपीरियंस वाले लॉयर हैं उनसे। और जो आपके दो ये कॉलम है इन पे भी आपका स्टैंप लगेगा, यहाँ पे फोटो नहीं लगेगी, केवल स्टैंप लगेगा, साइन लगेगा, और उनके एनरोलमेंट नंबर के बारे में वो जानकारी लिखेगी। वो खुद फील कर देंगे। और जहाँ पे भी आपने इंटर्नशिप करी होगी आप उन लॉयर से आप रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर मेरा ये फील करवा दीजिए। अगर आपने किसी ऐसे लॉयर के अंडर इंटर्नशिप करी जिसका एक्सपीरियंस 10 साल नहीं है, तो वो उनको जानकारी होती है, वो अपने किसी भी सीनियर को या फिर अपने दोस्त वगैरह को आपको रेफर कर देंगे, वो कर देंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2 मिनट का काम होता है, हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका सारा ये काम हो गया, फिर आप अपना आइए जो भी आपका स्टेट बार काउंसिल है अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए। तो वहाँ पे जो आपका काउंटर होगा, रेलेवेंट काउंटर में आप जाइए, जो स्टाफ ऑफिसर होगा, जो इंचार्ज होगा, वो आपका सारे पर्टिकुलर चेक करेगा कि भाई आपने हर एक चीज़ अच्छे से भरी है, नहीं कोई चीज़ मिस तो नहीं है। जो चीज़ होती रहेगी वो टिक टिक करता रहेगा। अगर कोई ज़्यादा ही बड़ी दिक्कत है तो वो आपको बोलेगा कि भाई ये फटाफट ठीक करके लाओ, फिर वापस काउंटर पे आना, ठीक है। अगर आपकी सारी चीज़ें अच्छे से मेंशन है, फील्ड है, साइन वगैरह हर जगह किया है, हर एक डॉक्यूमेंट आपने अच्छे से अटैच किया, तो फिर वो आपको रेफर कर देगा कि भाई नीचे जाके या फिर जो भी आपका काउंटर नंबर है वहाँ पे आप जाके अपना फीस सबमिट कर दो। फीस आपकी मोस्टली डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू या डेबिट कार्ड, जो भी आपका एटीएम कार्ड होता है उसके थ्रू सबमिट होती है, कैश नहीं लिया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ अब तक, पिछले साल तक आपकी 14,450 एनरोलमेंट फीस थी दिल्ली के अंदर। और अगर आपने एलएलबी पास कर लिया और एलएलबी पास करने के 5 साल बाद अगर आप एनरोलमेंट कराते हो, तो ये फीस आप देख रहे हो लगभग आपकी 5,500 के आसपास बढ़ जाती है। तो 20,150 रुपये आपको देना पड़ेगा। और जो कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी एज 45 या उससे ज़्यादा है, तो उनको फिर 35,150 फी पे करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना आप, ठीक है। लास्ट स्टेप की बात करें तो अभी जैसे ही आपका फॉर्म सबमिट हो जाता है, आपने फी भी सबमिट कर दी है, सब कुछ काम हो गया आपका। उसके बाद आपको एक मैसेज आएगा 1-2 दिन बाद, जो भी आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो भी आपने फॉर्म भरते टाइम, एनरोलमेंट फॉर्म भरते टाइम सबमिट किया है, उस मोबाइल नंबर को आपको ध्यान से फिल करना है। क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन है आपकी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के द्वारा या फिर जो भी आपका स्टेट बार काउंसिल है, वो केवल उसी फ़ोन नंबर के थ्रू आपसे बातचीत हुआ करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर आपका डे ऑफ मीटिंग बताएंगे कि भाई आपका आज से 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 4 दिन बाद आपकी डे ऑफ मीटिंग है। तो वहाँ पे आपको मीटिंग अटेंड करनी चाहिए और आपको बिल्कुल फुल यूनिफॉर्म में आना पड़ेगा, कोट पैंट टाई वगैरह लगा के अच्छे से, बढ़िया डेकोरम मेंटेन करके अच्छे से स्मार्ट बन के आपको जाना है। क्योंकि वहाँ पे आपके चेयरमैन साहब होंगे या तो वाइस चेयरमैन होंगे, सेक्रेटरी होंगे, मेंबर्स होंगे, आपके जो बोर्ड मेंबर्स हैं वो सब आपको वहाँ पे होंगे। वो आपको मोटिवेट करेंगे, इस प्रोफेशन के बारे में थोड़ा गाइड करेंगे, थोड़ा अच्छे से आपका मूड भी, अच्छे अच्छे जोक्स क्रैक करते हैं ना, काफ़ी अच्छा, आपको एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस फील होगा आपको उस दिन, है ना। तो आपको जाना चाहिए, उसको स्किप मत करना। वहाँ पे फिर आपको बैंड सेरेमनी होती है, आपको बैंड वगैरह पहनाए जाते हैं बच्चों को बुला के स्टेज पे, और स्वीट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं। फ़ोटो सेशन भी होता है, बाद में उन फ़ोटोज़ को वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाता है। और कुछ लोग अपना भी अलग से फ़ोटोग्राफ़र लेके आते हैं, पेरेंट्स वगैरह भी आते हैं कुछ लोगों के सीनियर जो हैं उनके लॉयर्स या फिर एडवोकेट जिनके अंडर उन्होंने इंटर्नशिप करी थी, वो भी आते हैं उस दिन। क्योंकि काफ़ी यार देखो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन होता है, रियल मायने में उसी दिन ही आप एडवोकेट बनते हो। क्योंकि अब आपका एनरोलमेंट हो गया और एनरोलमेंट के बाद ही आप एडवोकेट कहलाते हो। उससे पहले केवल अगर आपने एलएलबी पास किया तो आप जस्ट ए लॉयर होते हो, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन होता है, वो डेट आप हमेशा याद रखते हो अपनी लाइफ में, क्योंकि वही आपकी एनरोलमेंट डेट होती है। उसके बाद 2-3 दिन बाद आपका जो आपका व्हाट्सअप नंबर होता है, जो भी आपने रजिस्टर नंबर दिया था, उस व्हाट्सअप पे आपका टेम्परेरी सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट भेज दिया जाता है बार काउंसिल के द्वारा, ठीक है। ताकि आपको फटाफट अब फॉर्म फिल करना हो अपना, जो एआईबी का फॉर्म है, क्योंकि इसी टाइम आपकी एआईबी के फॉर्म निकलेंगे। मोस्टली जुलाई के एंड में निकलते हैं या फिर अगस्त के फर्स्ट वीक में निकलते हैं।
वैसे तो आपका ये साल में 2 बार एग्ज़ाम होता है, लेकिन काफ़ी टाइम से देख रहे हैं 2-3 साल से 4 साल से आपका ये साल में 1 बार ही एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है? तो इसीलिए एकदम से बर्डन ज़्यादा आता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एक साथ ही अपना एनरोलमेंट कराते हैं, तो इनका भी काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये बार-बार एग्ज़ाम की डेट भी स्किप करते रहते हैं, ठीक है? तो अगर ये 2 बार एग्ज़ाम करें तो बर्डन भी ज़्यादा ना हो और बच्चों का टाइम वेस्ट भी ना हो और बच्चों का अटेम्प्ट भी बचे। क्योंकि आपको 2 साल का टाइम पीरियड मिलता है, ये टेम्परेरी आपका जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होता है, इसके अंदर 2 साल की डेट होती है और इन 2 साल के अंदर-अंदर आपको एआईबी पास करना होता है। अगर आप 2 साल के अंदर एआईबी पास नहीं करोगे तो फिर आपको प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाएगा, जब तक आप एआईबी पास नहीं करोगे, ठीक है? तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं आपकी। ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट होता है जो बड़ा सा पूरा सील के साथ आपका आएगा, पूरा काफ़ी बड़ा होता है, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, जो आप अपने ऑफिस वगैरह में रख सकते हो। यहाँ पे बड़ी सी रेड करके सील होती है, बार काउंसिल ऑफ दिल्ली पूरा नाम होता है आपका, बकायदा एनरोलमेंट नंबर होता है, दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है वो। तो वो आपका लगभग 25 दिन में, 20 दिन में, लगभग 1 महीने में, एट मैक्स आप मानो 1 महीने में या 25 दिन में आपका, जिस दिन आपका मीटिंग हुआ है उसके बाद आप वहाँ से अपने स्टेट बार काउंसिल से कलेक्ट कर सकते हो। आपका आई कार्ड भी साथ में दे दिया जाता है उस दिन, ठीक है? लगभग आई कार्ड यहाँ पे 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए रहता है, उसके बाद आपको फिर से इसको रिन्यू कराना होता है, फिर ये आपका 1 डेढ़ साल के लिए और रिन्यू हो जाता है, ओवरऑल 2 साल के लिए आपका ये आई कार्ड चलता है, ठीक है? तो ये आपका प्रोसीजर रहता है और यही आपका एनरोलमेंट नंबर है, जो आपको जब आप फॉर्म फिल करोगे एआईबी 19 का, जब आपका पोर्टल ओपन होगा, तो आपको ये वाला एनरोलमेंट नंबर वहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है? तो जब तक आपके पास ये एनरोलमेंट नंबर नहीं होगा तो आप एआईबी 19 का फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अभी आप नए स्टूडेंट हो तो थोड़ा सा हड़बड़ी में कोई भी काम गलत मत करना, ये काफ़ी क्रूशियल टाइम है आपका, जुलाई और अगस्त का, क्योंकि इसी टाइम आपका रिजल्ट आने वाला होगा एलएलबी का और इसी टाइम कुछ लोगों के कंपार्टमेंट्स आ जाते हैं, तो आपको पता है 1 डेढ़ महीने बाद आपको फिर से चांस दिया जाता है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जो फाइनल ईयर वाले बच्चे हैं उनको, तो आपको फिर उसको भी तोड़ना होता है, तो आप उसकी प्रिपरेशन करते हो, तो थोड़ा-सा आपके लिए हेक्टिक शेड्यूल रहता है जुलाई, अगस्त, सितंबर का। तो अच्छे से ध्यान से किसी की हेल्प लेके आप ये काम करना, हड़बड़ाहट में कोई काम मत करना, जल्दबाजी में काम मत करना, आराम से किसी की हेल्प ले लेना, सीनियर की। अगर आपका अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में अपना डाउट पूछ सकते हो, मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई करता हूँ। और अगर आप कमेंट में अगर अपना डाउट नहीं पूछ पा रहे हो, कोई ज़्यादा ही आपका पर्सनल डाउट है, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 9350145947। आप यहाँ से भी देख सकते हो व्हाट्सअप नंबर, या फिर जो अबाउट सेक्शन है वहाँ पे भी मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, जो भी चैनल का जो लोगो है वहाँ पे मिलेगा आपको, और इवन नीचे जो मेरा बायो है वहाँ पे भी आपको मिलेगा, ठीक है? तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको विद इन 24 आवर्स कोशिश करूंगा कि आपको कोई भी जो डाउट है उसको मैं सोल्व कर सकूँ। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, देश का ख्याल रखिए। जय हिंद।